स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको क्लियर? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना? आज आपका लास्ट लेक्चर है एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, ये जो कीमोथेरेपी में ड्रग्स देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं ज्यादातर ड्रग्स, और कि रेडियोथेरेपी में रेडिएशन देते हैं, कि हाई एनर्जी बीम्स होती हैं रेडिएशन में, और कीमोथेरेपी में ड्रग्स दे देते हैं। और इसके अलावा सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो कीमोथेरेपी दे देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं। इसमें हम जो है कीमोथेरेपी की ड्रग्स पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी के क्या उन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। आपको पता है जनरली कीमोथेरेपी एलोपेशिया कर देती है, बाल सारे खत्म कर देती है, नॉर्मल सेल को अफेक्ट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करती है, उसके अलावा जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है। तो इसके सब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें से एक साइड इफेक्ट ये कि पेशेंट जो है वो उसकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, और एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स हैं। और आज आपका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद वेडनेसडे को एक क्विक रिव्यू करेंगे। आप लोग की डेट शीट 16, 17, 18 डेट्स दी हैं, जबकि 18 को छुट्टी है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर पब्लिक हॉलीडे होगी 9th और 10th, आज है आपने 9th और 10th मुहर्रम की, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है चेंज हो जाएगी डेट शीट। यानी अगर 18 को जिनके हैं उनकी इन्होंने पूरे बना के दिए डेट शीट, किस किस का 18 को होगा। जिनका 18 को होगा वाइवा, उनका फिर आगे चला जाएगा 20 को। ठीक है, जब छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद शायद वाइवा होगा, या अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करेंगे। वो मैं आपको आज मेल करके शेयर कर लूंगी। ये सारे कंटेंट्स हैं इसकी कि एंटी कैंसर ड्रग्स, उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, उसके अलावा क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उन ड्रग्स का साइड इफेक्ट। आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से आना चाहिए कि एक ड्रग है तो क्या अफेक्ट करेगी। यूजुअली जितनी भी ड्रग्स हैं वो डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट कर रही हैं। असल में कैंसर में होता ही है कि डीएनए के अंदर आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, प्यूरीन, पायरिमाइडीन। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं और डीएनए के अंदर चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ और सेल की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, सेल की कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो इनको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना देगी, और जहां पर सेल की डिवीजन होनी होती है उसको रोकती है। सेल की नॉर्मल डिवीजन भी होती है, लेकिन जो कैंसर के अंदर एबनॉर्मल डिवीजन, एबनॉर्मल कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं सेल की, और वो ये कि डीएनए के अंदर उसके चेंजेस आ जाती हैं। Lethal cytotoxic events or apoptosis in cancer cells that can arrest a tumor progression. कैंसर के लिए सिर्फ एक कीमोथेरेपी है जो कि ट्यूमर की प्रोग्रेशन, ट्यूमर को रोकती है। और ये लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट्स होते हैं, यानी कि ये साइटोटॉक्सिक थेरेपी भी इसे कहेंगे, कीमोथेरेपी को और रेडियोथेरेपी को, क्योंकि जो एजेंट्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं या जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो सारे सेल्स को किल कर रहा है, नॉर्मल को भी कर रहा है और ट्यूमर सेल्स को भी कर रहा है। The attack is generally directed towards DNA or against metabolic sites essential to cell replication. ये सेल की जितनी भी ड्रग्स पड़ेंगे वो सेल रेप्लिकेशन को रोकेंगी। The availability of purines and pyrimidines जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, that are the building blocks of DNA or RNA synthesis. Ideally, these anti-cancer drugs should be interfere। अच्छा, इनको सेलुलर प्रोसेस के साथ इंटरफेयर होना चाहिए, जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं उनको किल करना चाहिए, लेकिन ये एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों सेल्स को अफेक्ट करती है कीमोथेरेपी।
गोल ऑफ ट्रीटमेंट जो इस थेरेपी को देने का मकसद क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ कीमोथेरेपी इज टू क्योर, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बेहतर हो और पेशेंट जो है वो ज्यादा अरसे सरवाइव कर सके. A true cure requires the eradication of every neoplastic cell. This allows the individual to maintain a normal existence with the cancer cell thus being treated as a chronic diseases. In either cases, the neoplastic cell burden is initially reduced either by surgery, radiations, followed by chemotherapy, immunotherapy, or a combination of these. इम्यूनोथेरेपी ये कि आपका इम्यून सिस्टम, अब कोशिश ये की जा रही है कि जो इम्यून सिस्टम था जिसमें WBC सेल्स थे, और जब भी कोई चीज आती थी इन्फेक्शन कॉज करती थी, तो WBC फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको कोशिश करते हैं कि जो फॉरेन चीज आ गई है बाहर से उसको किल करें. तो इम्यूनोथेरेपी में ऐसी कोशिश की गई है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम के इन सेल्स को इतना अच्छा कर दिया जाए कि उनमें ऐसी कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाए कि वो कैंसर को भी किल कर दें. कैंसर की बहुत सारे कॉजेज हैं, जिनमें से एक कॉज ये भी है कि वायरल कैंसर भी होते हैं. जैसे आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बहुत कॉमन वायरस है. ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये विजाइनल कैंसर्स बहुत करता है फीमेल्स के अंदर. तो कोशिश ये की जाती है कि इम्यूनोथेरेपी, ऐसी थेरेपी जिस जो आपके बूस्ट अप कर दे इम्यून सिस्टम को, ताकि वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट लड़े. लेकिन अभी इस पर काम हो रहा है और इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो 15 to 20% है इम्यूनोथेरेपी का. आप कुछ जगह ये होता है कि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, कुछ टाइम कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कीमोथेरेपी ही दी जाती है, सर्जरी कर नहीं सकते, यानी वो इतनी लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका होता है. और आपको पता है कि ट्यूमर जो सेल होता है उसकी स्टेजिंग की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, कौन सा कैंसर है. ठीक है, स्टेज 4 कैंसर लास्ट कैंसर होता है. फिर आपको पता है एक पूरा सिस्टम है जिसमें ट्यूमर के साइज, ट्यूमर की देखे जाते हैं कि नोड्स के अंदर है, उसकी मेटास्टेसिस कितनी है, वो सारा एक स्टेजिंग और ग्रेडिंग है. उस स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बाद जब वो पैथोलॉजिस्ट को दी जाती है, उसकी स्लाइड बनती है, और उसके बाद फिर वो उसकी ग्रेडिंग करके फिर आपको पता चलता है कि जी ये फलां स्टेज का कैंसर है. और फिर जो है ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि अब कीमोथेरेपी होगी, इसमें रेडियोथेरेपी होगी, क्या चीज होगी. ठीक है. Treatment strategies, indications for the treatment. Chemotherapy is indicated when neoplasms are disseminated and not amenable to surgery. कि अगर सर्जरी से वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसका कीमोथेरेपी होती है. और अगर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की जाए तो वो इसलिए की जाती है कि ये दोबारा रीग्रो ना कर जाए. Cell cycle specificity of drug, both normal cells and tumor cells go through growth cycles. ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट ऑफ मोस्ट सॉलिड ट्यूमर्स इन विवो इज इनिशियली रैपिड. इनिशियली ट्यूमर रैपिड होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज जो है, ग्रोथ रेट यूजुअली डिक्रीज एज द ट्यूमर साइज इंक्रीजेस. ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है कि ड्रग्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया. ठीक है, विद एन एफर्ट बीइंग मेड टू टेलर द मेडिकेशन टू ईच पेशेंट. टेलर का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द जीन्स देखकर, पेशेंट की कंडीशन देखकर, उसकी एज वगैरह सारी चीजें देखकर एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है. So log kill destruction of cancer cells by chemotherapeutic agents follows first order kinetics. That is, a given dose of drug destroy a constant fraction of cells. कीमोथेरेपी के साइकिल्स होते हैं, एक साइकिल के अंदर सारे ट्यूमर सेल्स को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर देगी, कई साइकिल्स होते हैं. यूजुअली जो है ना कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे स्टेज 3-4 के पेशेंट्स होते हैं, तो एक तो पेशेंट की हेल्थ और उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट की एक्सपीरियंस और उन चीज़ों पर डिपेंड करता है. लेकिन देखा जाता है कि जब ट्यूमर की हो जाता है उसके बाद कुछ कीमोथेरेपीज पहले दे दी जाती हैं अप टू 6, क्योंकि बॉडी इतनी कीमोथेरेपीज टॉलरेट भी नहीं कर सकती. ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी सर्जरी करते हैं, और कुछ कीमोथेरेपीज बाद में बचा के रखते हैं कि ये पेशेंट को बाद में दी जाएगी. ज्यादातर 6-7 थेरेपीज दी जाती हैं
फिर उसके बाद पेशेंट को रोक दिया जाता है कि कीमोथेरेपी नहीं, अब इसकी सर्जरी ही ऑप्शन है, उसके बाद इसकी कीमोथेरेपी होगी ताकि रीग्रो ना कर सके ट्यूमर। Pharmacological sanctuaries, the leukemic or other tumor cells find sanctuary in tissues where transport constraint prevents certain chemotherapeutic agent from entering. बाद साइट्स ऐसी हैं जहां पर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग पूरी नहीं जा सकती, ठीक है, जैसे ब्रेन हो गया, जैसे आपके ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर कीमोथेरेपी की ड्रग्स नहीं जाती। इसी तरह टेस्टिस होता है मेल्स के अंदर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम यूज करेंगे। एक ड्रग ज्यादा सक्सेसफुल है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज की जाए इंस्टेड ऑफ अ सिंगल ड्रग। Combination of drugs cytotoxic agents with qualitatively different toxicity and with different molecular sites and mechanism of action. हर ड्रग का अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, हर ड्रग जो उसका डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट होगा, डिफरेंट उसके यूजफुल इफेक्ट्स होंगे, कॉम्बिनेशन में दी जाएगी। इससे एडवांटेज क्या होगा, मैक्सिमम जो सेल्स होंगी उनकी किलिंग होगी और टॉलरेट कर सकेगा, जो पेशेंट है वो टॉलरेट करेगा टॉक्सिसिटी को। effective against a broad range of cell lines in the heterogeneous tumor population। जो ट्यूमर एक लंप बना हुआ है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे जो वेराइटी ऑफ सेल्स होंगे, तो हर सेल जो है वो मुख्तलिफ ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी शो कर सकता है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दे रहे हैं ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस शो करे। may delay or prevent the development of resistant cell lines, यानी जो सेल्स जो रेजिस्टेंस हो गए हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे ताकि वो रेजिस्ट ना कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? रेजिस्टेंट सेल लाइंस ये होंगी कि सेल्स जो है हम उनको कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी दे रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सेल्स जो होते हैं वो फिर भी ट्यूमर के रीग्रो करे जा रहे हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, some neoplastic cells, for example melanoma, are inherited resistance to many most anti-cancer drugs। melanoma होता है स्किन का कैंसर। अब इसमें ये बताया कि मेलिनोमा सेल्स जो होंगे वो रेजिस्ट कर जाएंगे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखी गई है कि जब हम कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। multiple drug resistance stepwise selection of an amplified gene that codes for a transmembrane protein P glycoprotein for permeability is responsible for multi drug resistance। हमने एक पढ़ा था पी ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी है और जो ड्रग को लेकर जाती थी उसको एक्सक्रीट आउट करवाती थी, तो बाज़ औक़ात ऐसी ड्रग्स होंगी जिनकी ज्यादा एफिनिटी होगी पी ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, उस ड्रग की इफ्लक्स कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा बॉडी से, और उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होने देगा ड्रग का, तो ड्रग जो है कम इफेक्टिव होगी। Problems associated with chemotherapy, the resistance is due to adenosine triphosphate depend, ये वही बात है ये कि वो पंपिंग आउट कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है थेरेपी को इफेक्टिव होने से पहले ड्रग को पंप आउट कर देगा। टॉक्सिसिटी, थेरेपी एम्ड एट किलिंग रैपिड डिवाइडिंग कैंसर सेल्स आल्सो अफेक्ट नॉर्मल सेल्स। वो जो है आपके बक्कल ग्लूकोजा को भी इफेक्ट करती है और बोन मैरो यानी जहां पर सेल प्रोडक्शन हो रही है उसको भी इफेक्ट कर रही है। कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट ठीक है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जितना ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा, वाइड होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी कि आपकी टॉक्सिसिटी कम होगी, उतनी ज्यादा सेफ ड्रग होती है अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा हो। सिवियर वॉमिटिंग होती है, ये बहुत एंटी एमेटिक ड्रग्स भी दी जाती है उनको, वॉमिटिंग बहुत बड़ा कॉज है। स्टोमेटाइटिस, माउथ अल्सर्स बन जाते हैं, बोन मैरो स्प्रेशन, सेल्स की जितने सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका ल्यूकोपीनिया वगैरह हो जाता है। इसलिए जब कीमोथेरेपी की जाती है तो उस पेशेंट को 24 आवर्स के लिए कहा जाता है कि इसको किसी इसके अलग बर्तन रखे जाएं, इसको जो है ज्यादा सेंसिटिव प्लेसेस पर ना लिया जाए जहाँ पर रश हो, क्योंकि जो कीमोथेरेपी का पेशेंट होता है अगर किसी का उनके तो सेल्स वैसे ही कम हो रहे हैं कीमोथेरेपी की वजह से, वाइट ब्लड सेल्स, तो क्या होगा कि उनमें कुव्वत मुदाफियत इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं वो,
ठीक है, अगर किसी का कोई फ्लू है, कोई कफिंग है, किसी को कफ वगैरह, खांसी वगैरह, तो फौरन उनको अफेक्ट करेगी। उनके इसलिए बर्तन अलग रखे जाते हैं थोड़े से के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। Alopecia, cardiotoxicity with doxorubicin and pulmonary fibrosis with bleomycin. ये ड्रग्स हैं जो आगे पढ़ेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स। Alopecia is transient, but the cardiac, pulmonary and bladder toxicity are irreversible. ये जो एलोपेशिया हो जाता है, ये बाल उतर जाते हैं, आईब्रोज वगैरह खत्म हो जाती है, कुछ अरसे बाद रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये सारी ड्रग्स जो इनको एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स कहेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू नॉर्मल कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट विद इन द सेल्स, प्यूरिन और pyrimidine न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स ईदर बाय इनहिबिटिंग देयर सिंथेसिस। ये प्यूरिन pyrimidine एनालॉग्स हैं, ठीक है, बाय कंपीटिंग विद देम इन डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। ये उन्हीं की तरह न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन और pyrimidine स्ट्रक्चरली उन्हीं की तरह एनालॉग्स हैं दिखने में, और ये जाकर बाइंड कर जाते हैं ताकि डीएनए सिंथेसिस ना हो। जहां पर डीएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स ने बाइंड करना था, वहां जाकर ये बाइंड कर देते हैं ताकि डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। Their maximal cytotoxic effects are in S phase. आपको पता है G1, G2, S0, वो G0, S phase, ये डिफरेंट फेजेस हैं। तो S phase क्या था, जहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है और सेल जो होता है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो वहां पर इसका ज्यादा इफेक्ट होगा कि सेल डिवाइड ना हो सके। इसमें एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, एक ड्रग है। मेथोट्रेक्सेट जो है विटामिन फॉलिक एसिड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड इज एसेंशियल फॉर सेल रेप्लिकेशन। आपको पता है कि फॉलिक एसिड जिसके टैबलेट्स भी मिलते हैं, फॉलेट जो हमारी डाइट में होता है, ज्यादातर सीरियल्स वगैरह के अंदर फॉलेट होता है। हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमने पढ़े थे कि इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक सबस्ट्रेट होता है पैबा, ठीक है, अगर किसी को याद हो, पायरोबेंजोइक एसिड। ये पैबा हेल्प आउट करता है फॉलिक एसिड बनाने के अंदर। हमारे जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो हमारे लिए फॉलिक एसिड बना रहे होते हैं, और फॉलेट वो सोर्स होता है जो हम फूड से ले रहे होते हैं, वो फॉलिक एसिड बना रहे होते हैं। फॉलिक एसिड जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड। अब हम चाह रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स में डिवीजन ना हो, सेल्स की ग्रोथ ना हो, रेप्लिकेट ना करें, ठीक है। तो उसके लिए मेथोट्रेक्सेट ड्रग हम देंगे, जो कि क्या करेगी कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। Folate methotrexate is structurally related to folic acid and acts as an antagonist of the vitamin by inhibiting dihydrofolate reductase. ये enzyme है, इसको inhibit करेगी। That converts folic acid to its active coenzyme tetrahydrofolic acid. बेसिकली आपको अगर वाइवा में क्यों पूछा जाए या आपको कोई एमसीक्यू है, तो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, वो टेट्राफॉलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनने दे रहा बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रो रिडक्टेज, फॉलेट रिडक्टेज। अगर आगे इसका मैकेनिज्म है, ये देखिए, डाइट से हमने इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, हमने फॉलेट यहाँ से लेना है। ये फॉलेट जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर से डाइहाइड्रो फॉलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, ऐसी ड्रग्स दे देंगे जो इसको ऐसा होने नहीं देगी, जिसकी वजह से ये एडिनिन, गुआनिन, थाइमिडीन ये सब डिक्रीज हो जाएंगे, सेरीन, ये प्रोटीन्स वगैरह भी कम हो जाएंगे। थाइमिडीन जो है ये बेसिकली डीएनए की एक सिंथेसिस करता है, ठीक है, सेल को हेल्प आउट करता है, उसकी सेल को जो है उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। Folic acids undergoes reduction to the tetrahydrofolate via a reaction catalase by intracellular NADP, जो आपने पढ़ा होगा, एक NADP प्रोसेस के थ्रू, डिपेंडेंट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज प्रोसेस के थ्रू ये फॉलिक एसिड जो है ये चेंज होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और जो मेथोट्रेक्सेट है ये टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होने देगी।
methotrexate enters the cell by active transport process, has an unusual strong affinity for dihydrofolate reductase, ये जो enzyme है, and effectively inhibit the enzyme. Like tetrahydrofolate itself, methotrexate polyglutamate also potentially inhibit dihydrofolate reductase. ये polyglutamates जो है ये भी inhibit करते हैं dihydrofolate reductase. आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग है जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर रही है टू फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट. तो फिर ये वाली उसमें एग्जांपल्स बहुत सारी दे सकते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि मेथोट्रेक्सेट है जो ये कर रही है, एंटी कैंसर ड्रग है. The inhibition deprives the cell of folate coenzyme. Tetrahydrofolic acid जो enzyme था वो नहीं अब रहा, and leads to decreased production of compounds that depend on the coenzyme for the biosynthesis. जो वहाँ पर DNA वगैरह बनाएंगे वो कंपाउंड कम हो गए. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ग्वानिन है, थायमिडीन, अमाइनो एसिड्स, मेथियोनिन, सेरीन, डिप्लीशन ऑफ थायमिडीन, ये सारे जो है ये डिप्लीट हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए. This leads to depressed DNA, RNA, protein synthesis. DNA से RNA बन रहा था, RNA से ट्रांसलेशन हो रही थी और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, वो इनहिबिट हो गई. अब रेजिस्टेंस बॉडी कैसे शो करती है? नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स आर रेजिस्टेंट. अब अगर न्यूरॉन्स वगैरह है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं. प्रोलिफरेटिंग सेल्स वो होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में डिवाइड करते हैं. न्यूरॉन्स, आरबीसीज जो है ये नॉन प्रोलिफरेटिंग है, ये परमानेंट सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं करते हैं. Non-proliferating cells are resistant to methotrexate probably because of a relative lack of dihydrofolate reductase. DHFR जो है थायमाइडाइलेट सिंथेज, उनके पास ऐसे एंजाइम ही नहीं है जो कि रेप्लिकेशन करें सेल की, तो जो न्यूरॉन्स वगैरह वो रेप्लिकेट नहीं करते. Decreased level of methotrexate polyglutamate has been reported in resistant cells and may be due to decreased formation of or increased breakdown. अच्छा, अब जो ये methotrexate है, ये कुछ जो हमारे सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट है मेथोट्रेक्सेट के अगेंस्ट. उसकी वजह ये है कि मेथोट्रेक्सेट जो है वो जो परमानेंट सेल्स में मेथोट्रेक्सेट इसके लेवल का ये रेजिस्टेंस था. मेथोट्रेक्सेट जो था उसके अगेंस्ट परमानेंट सेल्स रेजिस्टेंस है क्योंकि उनके पास ये सारे एंजाइम्स नहीं थे. अब जो मेथोट्रेक्सेट है इसके अगेंस्ट कुछ प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं वो भी रेजिस्टेंस शो करते हैं. आप लोग की इतने कम क्यों पार्टिसिपेंट्स हैं आज? कोई वो है वाइव है? मैम पता नहीं शायद वाइवा की वजह से मिड्स जी मैम रेडियोलॉजी का वाइवा है बच्चों का आज वाइवा है. अच्छा, मैंने तो आप लोग के अच्छा फिर उन स्टूडेंट्स का उनको मैसेज दे दीजिएगा कि अपने अपने बता दें कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वाइवा की डेट्स अभी नहीं आई, कोई कंफर्म डेट. आप लोग के आगे आज मैं शेयर कर दूंगी. 16, 17, 18 है और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन से कैंडिडेट 16 में अपीयर होंगे, कौन से 17 और 18 के अलग अलग. तभी उन्होंने मैंने मैसेज किया था कि 18 को तो छुट्टी है, तो उन्होंने कहा था कि उसको हम फिर बाद में देखेंगे, उसको कंपनसेट कर देंगे, या उनका पहले कहीं हो जाएगा या उनका बाद में हो जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली उनका बाद भी होगा. फिर एडवर्स आप लोगों ने उसका पता किया अपने फाइनेंस का, कुछ पता चला है? रेनल डैमेज करेगा मेथोट्रेक्सेट, हिपैटिक लिवर को इफेक्ट करेगा, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और न्यूरोलॉजिकल सारे इफेक्ट्स हैं. 6 मार्क एप्टोप्यूरिन ये भी इम्यून सप्रेसेंट भी के तौर पर भी यूज होती है. 6 मार्क एप्टोप्यूरिन इज द थायोल एनालॉग ऑफ hypoxanthine. 6 मार्क एप्टोप्यूरिन एंड 6 थायोग्वानिन वर द फर्स्ट प्यूरिन एनालॉग्स. ये एनालॉग्स जो है ये भी प्यूरिन की तरह के हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तरह की मिलता जुलता स्ट्रक्चर है. एंटी ल्यूकीमिक इफेक्ट क्या करता है? मे पेनिट्रेट द टारगेट सेल, ये जो 6 मार्क एप्टोप्यूरिन है, and convert nucleotide analog to ribose phosphate. 6 मार्क एप्टोप्यूरिन राइबोस फॉस्फेट में चेंज हो जाता है. असल में होता ये है कि हमारे सेल्स के अंदर
एक मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम है। वो क्या करता है कि सेल जो होंगे उनके लिए हेल्प आउट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है सेल के लिए, उसमें ब्लड वेजल्स वगैरह ज़्यादा करता है। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे कि वो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज ना बन सके, क्योंकि आपको पता है कि अगर कैंसर का सेल है तो कैंसर के लिए एंजियोजेनेसिस बहुत फायदेमंद है। मतलब ये कि कैंसर बहुत खुश होगा कि एंजियोजेनेसिस हो रही है, यानी वहाँ ब्लड वेसल्स बन रही है। अगर कोई लंप बन गया कैंसर का और क्या हो रहा है, वहां पर एंजियोजेनेसिस हो रही है, ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपर मिल रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रही है, तो वो क्या करेगा, ग्रो ज्यादा कर देगा। इसलिए हम एक उसके लिए हम यूज कर रहे हैं टिश्यू इनहिबिटर, ये TIMP लिखा हुआ है, टिश्यू इनहिबिटर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, जो इनहिबिट कर रहा है मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो है वो हेल्प कर रहा था एंजियोजेनेसिस में, न्यूट्रिशन में सेल्स की। तो अब ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज बनने नहीं दे रहा, टिश्यू इनहिबिटर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो है ये TIMP जो है, ताकि कैंसर को रोक सके। इनकॉर्पोरेशन इनटू न्यूक्लिक एसिड, TIMP जो है टिश्यू इनहिबिटर मेटालोप्रोटीनेज इज कन्वर्टेड to thioguanine monophosphate TGMP, which after phosphorylation to di and triphosphate can be incorporated into the RNA. Basically ड्रग जो है वो रोक रही है सिंथेसिस को DNA की और RNA. The deoxyribonucleotides analogs that are also formed are incorporated into DNA result in non-functional RNA DNA. ये RNA को भी इफेक्ट कर रही है और DNA को भी इफेक्ट कर रही है। टिश्यू इनहिबिटर मैट्रिक्स प्रोटीनेज को प्रोड्यूस कर रही है ताकि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को वो इनहिबिट कर दे। ये इसका सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी नेगेटिव नेगेटिव जो है ये बताया हुआ है कि 6 मार्क एप्टोप्यूरिन देंगे तो वो एक कंपाउंड बना लेगी और बेसिकली वो DNA और RNA की सिंथेसिस को रोक रही है। और कैसे रोक रही है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को एंजाइम को रोक रही है ताकि वहां पर एंजियोजेनेसिस ना हो। आपको पता होना चाहिए वाइवा के लिहाज से या किसी भी MCQ के कि एंजियोजेनेसिस जो है जितनी ज्यादा ग्रोथ व्यक्ति किसी सेल की होती है तो एंजियोजेनेसिस नॉर्मल सेल से अच्छा होता है कि भाई उसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रही है। लेकिन ट्यूमर सेल्स के लिए एंजियोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होना चाहिए। Antibiotics, the anti-tumor antibiotics on their cytotoxic action primarily to their interaction with DNA. DNA के जो स्टैंड है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी हम पेशेंट को देंगे तो वो DNA के स्टैंड में क्या करेगी, डिसरप्शन करेगी DNA के फंक्शन को, कि उस DNA की वजह से DNA की आप जो ये पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस सारा न्यूक्लियोटाइड्स DNA सिंथेसिस DNA रेप्लिकेशन सेल रेप्लिकेट इस वजह से हो रहा है, डबलिंग ऑफ DNA होती है, तो इसको बस इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं जो कि DNA के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर ब्रेक करते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 और 2 ये ब्रेक करके फिर उसके अंदर जो है अपनी मर्जी की चेंजेस कर देते हैं। तो ये टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट कर रहा है एंड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन देयर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, देयर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। डेक्टिनोमाइसिन एक्टिनोमाइसिन डी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की गई। इसको यूज करते हैं या तो सर्जरी के बाद या फिर विनक्रिस्टीन जो पहले लेक्चर्स में आपने पढ़ी है, ड्रग इंट्रैक्शन में नाम भी इसका, ये ट्रीटमेंट करती है दोनों ड्रग्स डेक्टोमाइसिन और विनक्रिस्टीन। विल्स ट्यूमर जो है अनकॉमन ट्यूमर है और ये बच्चों की किडनीज में होते हैं, अगर 10 में से जो 9 है वो बच जाते हैं इस ट्यूमर से। और दूसरा क्या है कि इसको मेथोट्रेक्सेट के साथ भी देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड के बाद जो ट्यूमर राइज हो सकता है वो जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा है। मैकेनिज्म क्या है इसका डेक्टोमाइसिन का कि ये भी ग्वानिन साइटोसिन आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जैसे बाइंड होते हैं, ATGC एट GC यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या था, A फॉर एडेनिन जो है वो बाइंड करेगा थायमिडीन के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा।
तो ये ग्वानिन साइटोसिन पेयर ऑफ डीएनए पर इफेक्ट करेगा। एक स्टेबल डेक्टिनोमाइसिन डीएनए कॉम्प्लेक्स बना देगा। अच्छा, उसके बाद जो डीएनए इंटरफेयर कर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था, जो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेगा, उसको अफेक्ट करेगा और डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने दे रहा। The drug also causes single strand breaks, possibly due to action on topoisomerase 2. Topoisomerase 2 था कि जो ब्रेक कर रहा था उसको डीएनए को और अपनी मर्जी से चेंजेस कर रहा था और वहां पर फ्री रेडिकल्स बना रहा था। तो ये उसको द ड्रग आल्सो का सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स पॉसिबल ड्यू टू एक्शन ऑन टोपोआइसोमेरेज, ये एक्शन करेगा इस टोपोआइसोमेरेज एंजाइम पर। Resistance is due to an increased efflux of the antibiotic from the cell via P-glycoprotein. DNA repair may also play a role. अब ये रेजिस्टेंस वही याद रखें कि ये पी ग्लाइकोप्रोटीन्स के थ्रू जो इफ्लक्स कर रही है, ड्रग को निकाल रहा है ट्यूमर सेल ताकि यहाँ पर ट्यूमर ग्रो करे। Bleomycin जो है is a mixture of different copper chelating glycopeptides that like an anthracycline antibiotics का cessation of DNA by an oxidation, सब DNA को अफेक्ट करेंगी और ज्यादातर ये G2 फेज को अफेक्ट करती हैं, जहाँ पर सेल अपने आप को तैयार कर रहा है सिंथेसिस डिवीजन के लिए। It is primarily employed in the treatment of testicular cancers in combination with vinblastine or etoposide. Etoposide ये दोनों ड्रग्स हैं, इनके साथ कम्बिनेशन में देंगे टेस्टिकुलर कैंसर्स के अंदर। ब्लियोमाइसिन का इफेक्ट ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है डीएनए ब्लियोमाइसिन फेरस कॉम्प्लेक्स appears to undergo oxidation और वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। The liberated electrons react with oxygen to form superoxide or hydroxide radicals. The toxic free radicals liberate होंगे, attack the phosphodiester bonds of DNA, resulting in strand break and chromosomal aberrations. Changes in the chromosome में changes आ जाएगी। ये बताएगा ये फेरस था बनाएगा, जब हम ये ड्रग देंगे तो डीएनए ब्लियोमाइसिन फेरस से फेरिक बन जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी इसमें, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं तो 2 से 3 हो जाएगा प्लस, सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स बनाएगा, स्ट्रैंड्स के अंदर ब्रेक डाउन आ जाएगी। एल्काइलेटिंग एजेंट्स ये है मैक्लोरेथामीन। Meclorethamine is transporter into the cell where the drug forms a reactive intermediate that alkylates the N7 nitrogen of a guanine residue in one or both strands of DNA molecule. ये भी डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली सारे डीएनए जब रेप्लिकेशन हो रही है तो ये क्या कर रही है, ये डीएनए को ब्रेक कर रहे हैं ताकि वो रेप्लिकेशन से हट जाए, डीएनए रेप्लिकेट ही ना कर सके। तो ये क्या है, ये भी डीएनए के ऊपर अफेक्ट कर रही है, उसकी चेन के ऊपर अफेक्ट करेगी, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज करेगी। अल्काइलेशन कैन आल्सो कॉज मिसकोडिंग म्यूटेशंस, although alkylation can occur in both cycling and resting stage. इसका इफेक्ट दोनों पर, जब वो रेस्टिंग स्टेज में होगा सेल तब भी इफेक्ट कर देगी और जब वो इन प्रोसेस होगा, जब डिवीजन होने वाली होगी तब भी इफेक्ट करेगी। Resistance कैसे होगी? Resistance has been ascribed to decreased permeability of the drug, increased conjugation with thiols such as glutathione and possibly increased DNA repair. रेजिस्टेंस कैसे होगी कि जहाँ ब्रेकेज आ गया वो जल्दी जल्दी म्यूटेट जीन्स चेंज होंगी और अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेंगी, और जब वो कोशिश करेंगे तो रेप्लिकेट हो जाएगा सेल, डिवाइड हो जाएगा सेल, और इस तरह वो अपनी रेजिस्टेंस शो कर देगा कि हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, वो ड्रग भी दे रहे हैं, लेकिन वो ब्लियोमाइसिन ड्रग भी दे रहे हैं और वो फिर भी जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अल्काइलेटिंग ड्रग्स दे रहे हैं तब रेजिस्टेंस शो हो रही है। ये सारी बेसिकली डीएनए ब्रेक को कोशिश करें कि डीएनए जो है वो अपने आप को तैयार ना करे सेल्स के, वो रेप्लिकेट हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर में आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जब बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है और मेटा फेज होता है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज। तो मेटा फेज में वो स्पिंडल फाइबर बनता है, सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स हैं।
Vincristine and vinblastine are structural related compound derived from the periwinkle plant. फिर बताया हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस इसका देख लें कि एम फेज जो है उसके अंदर ये अफेक्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस इन मेटाफेज जो होती है, जब माइटोसिस हो रही है तो आपने पढ़े ना, उसके फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज के अंदर जो है वो सेल जब पोल्स पर पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस और स्पिंडल्स बन जाते हैं, तो उस फेज पे ये रोक रहा होता है। Their binding to the microtubule protein tubulin is GTP dependent and block the ability of tubulin. Tubulins जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, उनको पोलिमराइज नहीं होने दे रही, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म नहीं होने दे रही। ये इसकी एक तस्वीर दिखाई गई यहाँ पर, ये देखें, ये मेटाफेज है, मेटाफेज, ये एनाफेज जब एंड्स पर चला गया तो एनाफेज, यहाँ ये इनहिबिट कर रहे हैं ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल में लिखा स्टॉपेज या कुछ लिखा है, बहरहाल ये फेज नहीं होने दे रही है, एनाफेज इसको रोक रहा है। स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट प्रीडेनिसो, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होगी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जिनका कॉर्टिसोल इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ये ट्रीटमेंट करेंगे लिम्फोमास वगैरह की। और इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म है, इनएक्टिवेटेड मस्ट फर्स्ट बी रिड्यूस टू प्रीडेनिसोन, जो है डेनिसोलोन में चेंज होगा और फिर वो एक्ट करेगा, और ये इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड, जो ऐसे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, ऐसे रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगे प्रीडेनिसोलोन के सेल की डिवीजन ना हो, उसकी रेप्लिकेशन ना हो, ठीक है, वो रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जिन रिसेप्टर पर जाकर इस ड्रग ने बाइंड करना होता है वो अपने अंदर म्यूटेशंस लाते हैं, चेंजेस करते हैं, और वो बाइंड ही नहीं हो सकती ड्रग जो है जाकर रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो प्रमोट होता है। However, in some resistant cells, a receptor hormone complex is formed, although stage of gene expression is apparently affected. Somehow बन जाता है कहीं कहीं जाकर complex पेरिडेनिसोलोन और जो receptor है उसका, लेकिन basically resistance कैसे show करती है, रेजिस्टेंस शो करती है कि वो जाकर प्रीडेनिसोलोन पर बाइंड नहीं होने देगी अपने रिसेप्टर के साथ। अच्छा, आखिरी ड्रग ये है टेमोक्सिफीन। टेमोक्सिफीन जो ड्रग है ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है। ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो जाते हैं। कैंसर की बहुत वजह बड़ी जो है, बहुत सारी मल्टीपल वजह हो सकती है, वायरल कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा आता है। जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर उसमें होता है, और यूजुअली ये जेनेटिकली भी चला आ रहा होता है। तो टेमोक्सिफीन जो है, टेमोक्सिफीन ये ड्रग हम देंगे जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जीन्स होती हैं, BRCA1 BRCA2, दो जीन्स हैं, BRCA1 और 2, ये ब्रेस्ट के कैंसर करती हैं, और यही जो है ओवेरियन कैंसर करती हैं फीमेल्स के अंदर। बाज़ औक़ात देखा गया कि ओवेरियन कैंसर था जो ब्रेस्ट तक चला गया। अब ये जो टेमोक्सिफीन है ये क्या करती है कि जो एस्ट्रोजन्स होते हैं हार्मोन, वो जाकर बाइंड करते हैं और प्रमोट करते हैं उस रिसेप्टर के ऊपर जाके, BRCA1 BRCA2 जीन्स जिनमें ज्यादा होती है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं, प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो टेमोक्सिफीन जो है वो एस्ट्रोजन को बाइंड नहीं होने देती, खुद जाकर बाइंड हो जाती है ताकि एस्ट्रोजन जो है वो बाइंड ना हो सके, और जो है वो ब्लॉक कर देती है, प्रमोट नहीं करती, ग्रोथ नहीं होने देती कैंसर की। बस इसमें आपने ये याद रखना है। किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम आपने स्टार्टिंग में वाइवा से रिलेटेड क्या बताया था, मैंने लेट ज्वाइन किया था, प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। वाइवा से रिलेटेड मैंने कहा था वेडनेसडे को आपको एक लेक्चर दे देंगे, ठीक है, उसमें बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने ज़्यादा जो एम्फेसाइज करना है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस, बस। और मेरे ख्याल में कॉन्ट्राइंडिकेशन तो ज़ाहिर है, जो एडवर्स इफेक्ट है जैसे कोई पेशेंट है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं। मेरा हमें सेकंड ट्राइमेस्टर होता है जो ज़रा सेफ होता है, जिसमें आप ड्रग दे सकते हैं। फिर जो फीमेल होती है उसकी प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तो सेकंड सेफ होता है।
तो उसमें ड्रग्स जो है वो दे लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। टेट्रासाइक्लिन बच्चों में क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? प्रेगनेंसी वगैरह में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है वो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कर रही होती है, दांतों की डिस्कलरेशन कर देती है, उसके अलावा फोटोटॉक्सिसिटी कर देती है पेशेंट के अंदर। प्रेगनेंसी में ये दांत बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह सारी चीजें डेवलप हो रही होती है ना, इस तरह हमारे अंदर जो रूट बर्ड्स वगैरह की भी जो है स्टेजेस होती हैं टूथ डेवलपमेंट की। तो टेट्रासाइक्लिन उसको अफेक्ट करती है प्रेगनेंसी में, जब बच्चा यूट्रस में, यूट्राइन लाइफ जो होती है उसकी। मैम बहरहाल हमारा जो सिलेबस है, आपने कहा था कि आज आप कंफर्म करके बताएंगी सिलेबस, तो वो बता दें। आपका सिलेबस था कीमोथेरेपी आएगी प्लस ड्रग इंट्रैक्शन वाला, यानी 15 का बी पार्ट जो आपका लेक्चर अपलोड किया ना मैंने, वो 15 का वो एंटी प्रोटोजोल ड्रग और एंटीबायोटिक्स दोनों एक दिन थोड़ी शुरू की थी, पढ़ी थी। तो एंटीबायोटिक के इंट्रोडक्शन से लेकर आपका ड्रग इंट्रैक्शन तक आएगा। इंट्रोडक्शन में ऐसा खास कुछ नहीं है, लेकिन आगे जो है वो आप सारी स्लाइड्स अच्छी तरह पढ़िएगा। मैंने कोशिश ये की थी कि आपको स्लाइड्स जो है वो इस तरह बना दी जाए ताकि आप बुक तो फिर नहीं यूज करते, तो कम से कम स्लाइड्स में कुछ समझ आए। उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर दी थी। मैम जितनी भी लेक्चर बता दें। रेजिस्टेंस जितनी भी ड्रग शो करती है ना, वो इसलिए शो करती है कि एफ्लेक्स पंप बन जाते हैं। बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसे पंप बना लेता है कि ड्रग को बाहर फेंक देता है, तो ड्रग अपना एक्शन ही नहीं कर सकती। जिस तरह ये अभी आपने पढ़ी है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ड्रग को बाहर एलिमिनेट कर देती हैं बॉडी से, उसको यूज ज्यादा एक्शन नहीं करने दे रही अपना। यही बैक्टीरिया में। मैम हमें ना लेक्चर नंबर भी बता दें। लेक्चर नंबर 15 बी से लेक्चर नंबर 20 आपके जो एलएमएस पर दोबारा पोस्ट करूंगी। मैंने लेक्चर 19 तक लिखा हुआ है, लेकिन 20 को आप शामिल कर लें। इतना टाइम नहीं रहा आपके पास, पता नहीं अभी 12 को मीटिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि फाइनल्स कब है। हो सकता मैम है हमारी 20 डेट कब आएगी? डेट कैसी शीट कब आएगी वाइवास की? वाइवा की डेट वाइवास की शीट कब आएगी? आ चुकी है आपकी, 16, 17 और 18 है। आज मैं शेयर कर दूंगी। ओके मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम तो समझ वेडनेसडे को आई हमारी आपको? कोई क्लास होगी? जी वेडनेसडे को बस एक थोड़ी सी क्लास होगी। बेशक आप अगर टाइम हो तो शाम को या 5 o'clock या 11 o'clock वाले स्टूडेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर लें और एक क्लास रख लें। मुझे के दोस्त में बस आपको बता दूंगी कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्योंकि सेक्शन ए ने मुझे कहा था कि जी हमारी ऐसे क्लास कंडक्ट करें, तो इसलिए मैंने फिर आपका भी सोच लिया, वरना एज सच कुछ नहीं है कि कोर्स तो ख़त्म हो गया है। अगर आप लोग दोनों कंबाइन करके एक टाइम बता दें, बेशक क्लास का टाइम ना हो, जब भी सारे ग्रुप फारिग होते हैं तब रखूंगी वो क्लास, अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं। वरना साथ ही साथ मैं बताती भी रही हूँ, बस मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स की रेजिस्टेंस एक तरह की होती है, इफ्लक्स पंप्स होते हैं जिनके थ्रू वो ड्रग बाहर चली जाती है मेम्ब्रेन के ऊपर। और बाकी ये कि यूजेस एडवर्स इफेक्ट्स ये ज़्यादा पता होना चाहिए। ये जो बरका जीन होती है ना, इसके लेवल्स देखे जा सकते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स, हार्मोन्स लेवल्स। तो फिर हमें पता चल जाता है कि जेनेटिकली एक एक्ट्रेस थी, अगर आप लोगों को पता है, रॉबर्ट जूलियट, उसने ये टेस्ट क्योंकि उसकी वालदा को था ब्रेस्ट कैंसर, तो उसने अपना पहले ही देख लिया जीन्स, जब चेक करवाया अपने हार्मोन्स वगैरह, तो उसको पता चला कि उसके अंदर भी ये जीन टेंडेंसी ज्यादा है कि ये बरका जीन उसके अंदर भी होगी, जो कि कैंसर करती है ब्रेस्ट और ओवेरियन। तो उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट पहले ही रिमूव करवा ली थी। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक दफा रिपीट कर दें जो आपने बताया है, अभी क्या क्या आना चाहिए? क्या क्या आना चाहिए? बस 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो रेजिस्टेंस कैसे बैक्टीरिया शो करता है अगेंस्ट ड्रग, ठीक है, जैसा लेक्टम रिंग था ना पेंसिलिन के ऊपर, तो बैक्टीरिया करता है लैक्टमेज बना देता है एंजाइम्स, और लेक्टम रिंग को बाइंड नहीं होने देता वहां पर अपने साथ।
तो इस तरह जो है रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स और मैकेनिज्म क्या है उसका। छोड़, बस 4 चीजें हमको पता होनी चाहिए। यही चीजें हैं आपके उसके अंदर जो आपका जो ड्रग दी हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। थैंक यू जी। चलिए, थैंक यू। वेडनेसडे को आप लोग डिसाइड करके बता लें कि अगर क्लास की जरूरत है तो लेक्चर की तो किस वक्त रखना है। अगर नहीं जरूरत तो कोई इशू नहीं, पहले मुझे बता दीजिएगा मंडे तक, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि होनी चाहिए क्लास और मैं सारे पिछले रिपीट करूं, थोड़ा थोड़ा बताऊं, तो फिर आप रख लें, वरना जरूरत कोई नहीं। आप रिकॉर्डिंग्स और ये सुन लीजिएगा।